नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि कैरो ने चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह की मदद से भीमसेन सच्चर जी का तख्ता पलट दिया था और अब प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री हो गए थे। ऐसे में प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवीलाल की चलनी थी, या जिसको कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में उनकी थी। कैरो को उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना के साथ ही ये भी तय हो गया था कि अगर कैरो साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, उनका दांव लगता है, तो फिर जो अंबाला डिवीजन है वहां से उप मुख्यमंत्री सरकार में शामिल होगा। कैरो को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कैरो ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपना यह वादा निभा दिया और प्रोफेसर शेर सिंह को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई। इस तरह से झज्जर के बागपुर गांव में जन्मे प्रोफेसर शेर सिंह पंजाब के उप मुख्यमंत्री बन गए। उनके अलावा दो मुख्य संसदीय सचिव और दो उप मंत्री भी अंबाला डिवीजन से जो थे उनको सरकार में शामिल किया गया। मतलब सब हैप्पी इस सरकार में थे। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन होने के साथ ही हरियाणा की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आया, और ये बदलाव था कि जमींदारा पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। चोई छोटराम के भतीजे चौधरी श्रीचंद और चौधरी माडू सिंह मलिक आदि जो जमींदारा पार्टी के पिलर होते थे, वो सब कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इधर कैरो साहब गद्दी पर तो बैठ गए थे, लेकिन राज किसी का भी हो समस्याएं अपने साथ लेकर आता है। पंजाब के अकाली राज्य जो पुनर्गठन आयोग था, उसमें जो पंजाब के अकाली थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो तो हर हाल में भाषा के आधार पर अपना अलग पंजाब चाहते थे। उनको मिला नहीं था और उसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, और इस आंदोलन के चलते उनके लगभग सारे नेता जेल में चले गए थे। कैरो ने सोचा कि अकालियों पर थोड़ा रहम और थोड़ी सख्ती की नीति बनाई जाए और किसी तरीके से उनको रास्ते पर लेकर आया जाए। तो उन्होंने फैसला लिया कि 100 जो प्रमुख कार्यकर्ता अकाली थे उनको छोड़कर बाकियों को रिहा करवा देता हूँ। चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह से भी उन्होंने राय मशुरा किया, तो उन्होंने भी हामी भर ली और सामान्य कैदियों को फिर इसके बाद छोड़ दिया गया। लेकिन शेष बचे कैदियों के संबंध में यह आदेश जारी किया गया कि जेल के नियम कठोरता से पालन किए जाएं। समझदार को इशारा ही काफी होता है, और इसके साथ जेलर ने जो जेल में बंद अकाली कैदी थे उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो अकाली हैं वो तंग आ गए और धीरे धीरे माफी मांगकर जेल से बाहर आने लगे। कैरो इस बात को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन अकालियों के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति थी। कुछ उदारवादी अकाली प्रताप सिंह कैरो से मिले और कहा कि इस नीति से तुम अकालियों पर तो काबू पा जाओगे कैरो, पर इससे जो सिखी है, सिख धर्म है, उसको धक्का लगेगा। इसलिए रिहा करना है तो सबको रिहा कर दो, लेकिन या सबको जेल में रखो, आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जो कैरो थे वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, और मुख्यमंत्री बनने का गुरूर अपने आप में एक अलग होता है। दोस्तों, अकाली राजनीति में तब ये नारा भी चलने लगा था कि कैरो तो हरियाणा वालों के हाथों में खेल रहे हैं। अकालियों ने इसके बावजूद हार नहीं मानी और सबसे पहले चौधरी देवीलाल के पास गए और कोई रास्ता निकालने के लिए कहा। देवीलाल जी पंचायती आदमी थे, इसलिए 5 लोग इकट्ठा होकर गए तो रास्ता निकालने के लिए हामी भर दी। इसके बाद अकाली प्रोफेसर साहब से मिले। प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे समझदार आदमी थे। उन्होंने हाँ भरने की बजाय ये कहा कि इस संबंध में वो कैरो से बातचीत करेंगे, लेकिन वादा नहीं किया कोई अपनी तरफ से। और इस जो पूरी कवायद थी, इसमें अकाली परेशान हो गए थे, और अकालियों ने जो रीजनल फार्मूला था उसको मानने के लिए तैयार वो हो गए थे और सुलह की कोशिशें शुरू कर दी थी। और ये जो रीजनल फार्मूला था, ये लोकसभा में संविधान संशोधन के रूप में पास हो गया था। तो हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्रों की पहचान के लिए और विधानसभा के क्षेत्रों के परिसीमन की आवश्यकता अनुभव की गई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उन दिनों केंद्र सरकार में गृह मंत्री थे। उन्होंने पंजाबी हिंदी क्षेत्र की पहचान के लिए पंजाब के राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी। 3 दिनों तक ये बैठक चलती रही। इसमें खूब राय मशवरा किया गया और अंत में एक उप समिति का गठन किया गया, जिसमें सिखों की तरफ से प्रताप सिंह कैरो और ज्ञानी करतार सिंह, पंजाबी हिंदुओं की तरफ से प्रताप समाचार पत्र के संपादक वीरेंद्र, और हरियाणा की तरफ से प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी देवीलाल और पंडित मौलीचंद को इस उप समिति में लिया गया। इनमें से जिन नेताओं के नाम नए हैं, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इस जो उप समिति थी, इसकी सिफारिश के जो हुई, इसने जो सिफारिशें दी, उसके अनुसार चंडीगढ़ को केंद्रीय रूप में रखा गया।
मुबारकपुर जेल का कुछ क्षेत्र जो पंजाबी क्षेत्र में शामिल किया गया, तो कुछ क्षेत्र इसका हिंदी क्षेत्र में रखा गया। इसकी सिफारिशों में यह भी स्पष्ट किया गया कि जब तक चंडीगढ़ का विधायक नहीं बनता है, तब तक खरड़ क्षेत्र का जो विधायक होगा वो चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा। वीरेंद्र जो प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे, उनका सुझाव था कि कांगड़ा क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र में ही शामिल किया जाना चाहिए। इस उपसमिति ने यह सिफारिश भी की थी कि अबोहर फाजिल्का के जो 104 हिंदी भाषी गांव हैं वो हिंदी क्षेत्र में शामिल होने चाहिए। इस बारे में जो वर्षभान थे, जो लाला वर्षभान पेप्सू में मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी भूमिका का उल्लेख करना भी उचित है। उन पर हरियाणा के राजनेता आरोप लगाते रहे थे कि लाला वर्षभान ने हिंदी भाषी क्षेत्र को पंजाबी क्षेत्र में मिलाने का कार्य किया है। अब ये जो पेप्सू की कहानी है दोस्तों, इसको मैं कल पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। हिंदी भाषी लाडलू और ये जो डेरा बस्सी आदि के क्षेत्र थे, कलसिया रियासत के जो भाग थे, ये पेप्सू बनने के उपरांत इस रियासत को पटियाला जिला में मिला दिया था। और जब वर्षभान से इस क्षेत्र के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे तो चाहते हैं कि उनका पटियाला जिला इसी प्रकार रहे। पेप्सू के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी बात का असर पड़ा और इसके साथ ही वर्षभान सुनाम क्षेत्र से चुनाव लड़ते और इस क्षेत्र से बहुत से गांव हिंदी भाषी थे। उन्होंने इन गांवों को भी पंजाबी क्षेत्र में रखवा लिया था। तो रीजनल फार्मूले की बात जब पंजाब प्रांत के जनसंघियों को पता चली तो वो बड़े चिंतित हो गए और इन लोगों ने रीजनल फार्मूला की प्रतिक्रिया स्वरूप महापंजाब का एक नारा लगाना आरंभ कर दिया। पिछले 2-3 वीडियो में हमने जिक्र किया था महादिल्ली का या महाहरियाणा का, तो ये महापंजाब भी एक नारा चला था। रीजनल फार्मूला और महापंजाब को लेकर पंजाब का वातावरण गर्म हो गया राजनीतिक रूप से और समाचार पत्रों में इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। जनसंघियों ने महापंजाब की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा और इस आंदोलन का पहला शिकार कामरेड रामकिशन हुए। कामरेड रामकिशन कैरो मंत्रिमंडल में उप मंत्री थे और बाद में एक बार उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिला और वे जब दौरे पर पठानकोट गए तो वहां पर महापंजाब के समर्थकों ने इनकी कार पर पथराव किया, उनके शीशे तोड़ दिए कार के और इनकी टोपी को भी जमीन पर गिरा दिया था। इसी से मिलती जुलती घटना जो है कैरो सरकार के में जो मंत्री थे मूलचंद जैन जी, उनके साथ लुधियाना में हुई थी और इन्हें इनके विश्राम गृह में ही घुसने नहीं दिया उन्होंने। और मूलचंद जैन के लुधियाना दौरे से पूर्व ही प्रोफेसर शेर सिंह के जलसे की घोषणा भी हो चुकी थी और यह जलसा मूलचंद जैन की घटना के 15 दिन बाद लुधियाना में होना था। अब मूलचंद जैन जी की जो घटना हुई थी उससे लुधियाना के जो कांग्रेसी थे वो डर गए थे। उन्होंने प्रोफेसर साहब को संदेश भिजवाया कि प्रोफेसर साहब आप अपना लुधियाना का जो दौरा है वो स्थगित कर दो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जनसंघ के लोग महापंजाब की मांग को लेकर तगड़ा आंदोलन ले रहे हैं। मूलचंद जैन जी ने भी अलग से उनको चिट्ठी लिखी कि आप वहाँ पे मत जाइए, परंतु प्रोफेसर शेर सिंह ने कहा कि इस तरह तो आंदोलन से डरकर अपना कार्यक्रम कब तक स्थगित करेंगे, यदि हमें शासन चलाना है तो ऐसी परिस्थितियों से मजबूती से चतुराई से निपटना होगा। प्रोफेसर शेर सिंह के लुधियाना दौरे से पूर्व वहां के मजदूरों ने एक शिकायती पत्र भेज रखा था कि जिला प्रशासन उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको तुड़वाने की सोच रहा है या साजिश रच रहा है। इसमें ऐसे में ये स्थिति हो गई थी कि मजदूरों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया था, उन पर जिला प्रशासन इस भूमि को खाली करवाना चाहता था, ये उसकी सच्चाई थी। लेकिन राजनीति तो चीजों को घुमाती है दोस्तों। इस शिकायती पत्र को अपने लुधियाना दौरे में प्रयुक्त करने की योजना प्रोफेसर साहब के दिमाग में चल गई। इसके साथ ही लुधियाना की सभा को सफल करवाने के लिए उन्होंने और एक जबरदस्त तिकड़म लड़ाई और ये तिकड़म थी कि प्रोफेसर साहब ने रोहतक के महाशय भरत सिंह और चौधरी बदलू राम को एक संदेश भेजा कि अच्छे तगड़े तगड़े जो कार्यकर्ता हैं रोहतक के, उनकी 2 बसें भरकर लुधियाना रेस्ट हाउस में पहुंच जाओ। अब पंजाब महापंजाब के जो समर्थक जनसंघियों की रणनीति ये थी कि वो जो कांग्रेसी लोग थे, जो मंत्री थे, उनको रेस्ट हाउस में ही नहीं घुसने देते थे। और अगले दिन जब सुबह प्रोफेसर साहब लुधियाना के रेस्ट हाउस पहुंचने वाले थे तो इनके आगमन से पूर्व हुई जनसंघ के जो कार्यकर्ता हैं वो रेस्ट हाउस में पहुंच गए ताकि उनको रेस्ट हाउस में ही ना घुसने दिया जाए। पर जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां रोहतक के तगड़े तगड़े जो लोग हैं वो बैठे थे और अपना हुक्का उड़ा रहे थे। तो जनसंघ के लोगों को यह हिम्मत नहीं हो सकी कि वो प्रोफेसर साहब को रेस्ट हाउस में प्रविष्ट होने से रोक सके। सारे लठ भी वो उनके पास थे। तो जनसंघी अपनी योजना में असफलता पर बहुत जलाए और इन्होंने फैसला किया कि प्रोफेसर की सभा में नारेबाजी करके उसको इस सभा को उजाड़ दिया जाए।
इसके साथ ही जनसंघियों ने यह भी प्रचार करना शुरू कर दिया कि जनसंघ के लोगों को पिटवाने के लिए या महापंजाब की मांग को पीछे करने के लिए जो मंत्री हैं प्रोफेसर शेर सिंह, उन्होंने रोहतक से गुंडे बुलवा रखे हैं। लुधियाना के कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रोफेसर साहब के पास गए और उलाहना देते हुए कहा कि प्रोफेसर साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने रोहतक से अपने आदमी बुला रखे हैं शहर का, इससे शांति भंग होती है। तो प्रोफेसर साहब ने उनको समझाते हुए कहा कि भाई देख, जलसा करवाने की हिम्मत तो आप लोगों की खत्म हो गई थी। आप लोग मुझसे भी कह रहे थे कि मैं अपना जो जलसा है वो खत्म कर दूं, और आप लोगों की टूटी हुई हिम्मत देखकर जलसे की सफलता के लिए मैंने रोहतक से कुछ लोगों को बुलाया है, ये सच बात है। लेकिन वो गुंडे नहीं है, सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे रोहतक के आदमी थोड़े लंबे तगड़े होते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो जलसे की जो सफलता होगी हमारी, उससे तुम्हारा इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, ऐसा उन्होंने उनको समझाया। तो रेस्ट हाउस पहुंचने पर प्रोफेसर साहब ने अपने साथियों को बिठाकर विचार विमर्श किया और फिर वहां रणनीति बनी कि जलसे के समय 15-20 तो जो आदमी हैं वो मंच के पास रहेंगे, ताकि कोई माइक आदि के तार ना काट दे या मंच पे चढ़ के उलट ना कर दे। इसके साथ 7-7 लोगों की और टोली बनाई गई जो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठी थी, और उस जो टोली है उसका मकसद ये था कि अगर बीच से कोई गड़बड़ करे तो उनको फिर वहीं दबोच लें। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक था कि जो भीड़ है वो तो पहुंचे, भीड़ भी पहुंचनी बहुत जरूरी थी, और तभी अखबारों में फोटो छपेगी, तभी प्रोफेसर साहब का जिक्र होगा। तो इसके लिए उन्होंने अपने दिमाग में एक और योजना बनाई जो सफल हो गई। उन्होंने जिलाधीश से कहा कि जो मजदूरों का जो प्रार्थना पत्र आया हुआ है उस पर विचार करते हैं, और पहले इनकी समस्या के विषय में मजदूर बस्ती में ही चलते हैं। तो वो सीधे मजदूरों की बस्ती में चल गए। वो बहुत बड़ी मजदूर बस्ती थी। तो बस्ती में पहुंचकर प्रोफेसर साहब ने मजदूरों को कहा कि भाई देखो, तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो मैंने पढ़ ली है, और तुम्हें अपनी जो इस जमीन है उस जमीन से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक तुम्हारे लिए किसी दूसरे स्थान का प्रबंध नहीं करते हैं। इससे जो श्रमिक है बेचारे, वो बस्ती वाले खुश हो गए और खुशी की लहर दौड़ गई। तो फिर प्रोफेसर ने कहा कि इसका जो विधिवत घोषणा है वो मैं आज जलसे में करूंगा, तो आप आज जलसे में पहुंच जाना, वहीं पे इसकी घोषणा होगी। तो लुगाई छोरे जितने भी बस्ती में लोग थे सारे जलसे में पहुंच गए और खचाखच जलसा भर गया, और बहुत बड़ा जनसमूह नजर आ गया वहां पर। और इस जनसमूह में फिर प्रोफेसर साहब खूब अपना गरजे, और लेकिन जलसा शुरू होने के पहले जो जिस चीज़ों की रणनीति बनाई गई थी वो भी काम आई। जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन रोहतक से गए लोगों ने उनको वहीं पर दबोच लिया। थोड़ी बहुत नारेबाजी हुई, लेकिन मामला शांत हो गया और जलसा जो था वो बढ़िया रहा। इस जलसे में प्रोफेसर शेर सिंह ने कहा कि महापंजाब के समर्थक जो पंजाब है उसकी स्थिति को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कानून अपना काम करेगा, प्रजातंत्र में मांगे अपने तरीके से उठाओ, लेकिन इस तरह मंत्रियों का जो घेराव आप लोग कर रहे हो ये ठीक नहीं है। अब आप लोग ये प्रचार भी कर रहे हो कि मैंने रोहतक से गुंडे बुलाए हैं, तो ये सच नहीं है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जलसे में भाग लेने आए हैं, और गुंडागर्दी तो आप लोगों ने की है कि कामरेड रामकिशन और मूलचंद जैन जी को अपना काम करने से आपने रोका है। आप लोगों का ये व्यवहार स्वयं में गुंडागर्दी का एक प्रमाण है। यदि गुंडागर्दी की छूट अन्य लोगों को दे दी जाए तो आप लोगों का क्या होगा, आप सोचिए। तो जो जनसंघ के लोग थे वो डर गए इस बात से। प्रोफेसर साहब ने जो अपना स्पीच दिया था यही दिया था कि इस तरह का विरोध अगर हम करने लगे तो आपके साथ क्या होगा, और इसके बाद जो जनसंघ के लोगों उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया। अगले दिन जब सुबह जनसंघ के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रोफेसर साहब के पास मिलने के लिए आए तो उनको फिर उन्होंने दूसरा कार्ड खेला कि आप तो हिंदुओं के नेता हो, आर्य समाजी हो, हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए आप हमेशा आगे रहते हो, हम आप पे भरोसा करते हैं। हमारे कार्यकर्ता आपको डराने धमकाने नहीं आए थे। यदि कुछ युवकों ने ऐसी गलती भी की है तो हम समझा लेंगे, आप अपने मन में कोई गिला शिकवा मत रखना। और जब ये जलसा इसी सफलता पर प्रोफेसर साहब चंडीगढ़ पहुंचे तो प्रताप सिंह कैरो ने इनको गले लगा लिया। और इस घटना के बाद ऐसा नहीं है कि महापंजाब का उत्साह बंद होता है, वो कहानी आगे चलती रहती है। और जो कल की कहानी है दोस्तों, उसमें कुछ साथियों की डिमांड भी थी, कमेंट भी किए थे उन्होंने कि आप पेप्सू के बारे में नहीं बता रहे, पेप्सू क्या था। तो कल का जो वीडियो होगा वो पेप्सू की पूरी कहानी होगी, और फिर पेप्सू का पंजाब में जो विलय है वो सब शामिल होगा। तो कल का भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आज के वीडियो में था कि कैसे रोहतक के लोगों ने लुधियाना में जलसा सफल करवा दिया था, और
कल का जो वीडियो है इसमें हम जिक्र करेंगे पेप्सू की कहानी का, पेप्सू का पंजाब में विलय का और बाकी की आगे की राजनीतिक घटनाओं का। अगर आपको उस दौर की कोई जानकारी है तो कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो में जिन जिन राजनेताओं के नाम आए हैं उनके बारे में कोई आपको जानकारी है तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो अंगूठा दबा दिया करो, लाइक कर दिया करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये दुर्लभ मौके हैं दोस्तों, राजनीति की पुरानी बातें नए दौर में सुनने वाले लोग बढ़ रहे हैं और अपने आप में ये ऐतिहासिक बात है कि हम उस दौर की राजनीति की बातें कर रहे हैं जिस दौर को लोगों ने भुला दिया है। और ख़ास बात यह है कि ये कहानियाँ, ये चीज़ें, ये इतिहास हमें पसंद आ रहा है, यानी कि अच्छी चीज़ों के कदरदान अब भी हैं। आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 3 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।